आज आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं मेंडल के प्रयोग, आनुवंशिकता के सिद्धांत। लेकिन उससे पहले आप लोगों को पुष्प की रचना के बारे में बता चुके, एक बार फिर बताना चाहेंगे। एक गुड़हल का पुष्प जैसे है तो इसमें सबसे पहले वाह्य दल है, उसके बाद में एक कलर दल है, फिर ये बीच में जो है ये है पुष्प का जननांग। इसमें बहुत से ये पुंकेसर हैं जिनको सम्मिलित रूप से पुमंग कहा जाता है। तो ये नर भाग है, नर जननांग है। इसी में परागकण बनते हैं। परागकण उड़कर या किसी माध्यम से जब वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो बीच में देख रहे हैं वर्तिकाग्र है, जायांग का भाग है, तो इस पर पहुंचते हैं तो उसको कहते हैं परागण। अगर उसी पुष्प पर पहुंचे तो उसको कहेंगे स्वपरागण। अगर दूसरे पुष्प पर पहुंचे तो उसको कहेंगे पर परागण। तो यहाँ पर परागण और स्वपरागण आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आनुवंशिकता का सिद्धांत। आनुवंशिकता क्या है? आनुवंशिकता को इंग्लिश में कहते हैं वंशागति भी कहा जाता है हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं हेरेडिटी। हेरेडिटी का मतलब होता है जो हमारे लक्षण या पौधों में जो जंतुओं में लक्षण है या पौधों में जो लक्षण है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, तो इसको कहते हैं आनुवंशिकता। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण जाते हैं इस क्रिया को कहते हैं आनुवंशिकता। और जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं उनको कहते हैं आनुवंशिक लक्षण। तो आनुवंशिक लक्षणों और आनुवंशिकता का अध्ययन कहलाता है आनुवंशिकी, जेनेटिक्स उसको कहते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिकता और आनुवंशिक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है आनुवंशिकी कहलाती है। अब बात करते हैं कि आनुवंशिकी के बारे में सबसे पहले किसने बताया, तो उनका नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। उनका नाम था मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल वास्तव में ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में एक पादरी थे, गिरजाघर में पुजारी थे। लेकिन इन्होंने मटर के पौधे पर, वहाँ गार्डन मटर थी, पाइसम सटाइवम जिसका नाम होता है, उस पर इन्होंने प्रयोग किए और उसके 7 लक्षण लिए, जिन पर उन्होंने 7 लक्षणों को ध्यान में रखकर अलग अलग प्रयोग किए। जैसे पौधे की लंबाई, पुष्प का रंग, तो इन सब लक्षणों के आधार पर उन्होंने प्रयोग किए और कुछ निष्कर्ष निकाले। मेंडल का जन्म 1822 में हुआ था और 1884 में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन उनकी बात को किसी ने ध्यान नहीं दिया, उनकी बातें लोगों के समझ में नहीं आई, तो उनके जीवन काल में आनुवंशिकी के नियमों का पता ही नहीं चला। लेकिन 1901 में जो है एक बार फिर से वैज्ञानिकों का उस पर ध्यान गया और ह्यूगो डी ब्रीज और कार्ल कोरेंस, शेरमैक, इन वैज्ञानिकों ने फिर से मेंडल के नियमों की पुनर्खोज की और कहा गया कि मेंडल ही तो आनुवंशिकी के जनक हैं। तो ऐसे व्यक्ति जिनका काफ़ी दिनों बाद पता चला कि इन्होंने इतना बड़ा काम किया था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद में जाकर उनका नाम हुआ। आजकल हम पढ़ते हैं कि मेंडल एक महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने आनुवंशिकी के नियम दिए। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मटर के पौधे पर जो इन्होंने एक प्रयोग का हम उदाहरण आपको बता रहे हैं। एक लक्षण को ध्यान में रखकर जो प्रयोग किया था, शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने। तो आप लोग जानते होंगे कि मटर के पौधे कुछ लंबे होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। तो जो छोटे पौधे थे उनको स्मॉल टी से यहाँ पे दिखाया गया है, और कैपिटल टी, टाल का मतलब लंबा, तो लंबे पौधे को कैपिटल टी से दिखाया गया है क्योंकि द्विगुणित पौधे होते हैं। तो कैपिटल टी। अब इन पौधों में संकरण कराया गया, पर परागण कराया गया। एक पौधे का परागकण दूसरे पे डाला गया, पर परागण किया, तो इसको कहा गया संकरण कहते हैं। इस क्रिया को संकरण कहते हैं। तो सवाल आता है कि संकरण क्या है? तो संकरण क्या है कि अलग अलग गुण वाले पौधों में पर परागण कराना या निषेचन कराना संकरण कहलाता है। और इससे इसको क्रॉस भी कहते हैं। आमतौर पे हम लोग जंतुओं में सुनने मिलता है कि क्रॉस होता है, कि जर्सी गाय या जो है फ्रीजियन गाय का क्रॉस है, तो इस तरह से हम लोग सुनने मिलता है हम लोगों को। तो यहाँ पर पौधों का है कि लंबे और बौने पौधों में इन्होंने संकरण कराया, क्रॉस कराया। ये इससे जो पौधे प्राप्त हुए लंबे पौधे ही प्राप्त हुए, तो इसको कहा गया फर्स्ट फिलियल जनरेशन या F1 पीढ़ी। और जिन पौधों में क्रॉस कराया था इसको पी पीढ़ी लिख सकते हैं, पी पीढ़ी। तो इसमें दोनों गुण थे, कैपिटल टी और स्मॉल टी, लेकिन गुण दिखाई दिया लंबे पौधे का। तो इस तरह से मेंडल इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि अगर दो
विपरीत गुणों वाले लक्षणों में क्रॉस होगा तो पहली पीढ़ी में एक लक्षण तो दिखाई देगा और दूसरा लक्षण नहीं दिखाई देगा। जो दिखाई देगा उसको प्रभावी लक्षण कहेंगे, जो नहीं दिखाई देगा उसको अप्रभावी लक्षण कहेंगे। तो इसको कहा गया प्रभाविता का नियम। तो प्रभाविता का नियम ऐसा नियम है जिसमें एक लक्षण तो दिखाई देता है, दूसरा लक्षण कहीं ना कहीं छुप जाता है, अप्रभावी रहता है। तो इस नियम को कहा गया प्रभाविता का नियम। इसके बाद में पौधों में स्वपरागण होने दिया गया, सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया गया, पर परागण नहीं कराया गया। तो दूसरी पीढ़ी F2 पीढ़ी में, F2 पीढ़ी, सेकंड फिलियल जनरेशन, इस पीढ़ी में क्या हुआ, लंबे पौधे प्राप्त हुए और बौने पौधे प्राप्त हुए, दोनों तरह के पौधे प्राप्त हुए। तो इस तरह से क्योंकि लंबे और बौने दोनों प्राप्त हुए तो इस नियम को कहा गया पृथक्करण का नियम। तो पहला नियम निकल के आया प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम, और दूसरा नियम निकल के आया पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम। मतलब दोनों लंबे और बौने लक्षण दोनों पृथक हो गए, तो पृथक्करण का नियम इसको कहा गया। अब देखते हैं कितने लंबे और कितने बौने। तो इसका अनुपात था 3 लंबे हैं और 1 बौना। देखने में तो 3 लंबे हैं और 1 बौना है, लेकिन यहाँ क्या रहा है, देख रहे हैं, इसको 10 रूप कहेंगे। 3:1 अनुपात है, 10 रूप देखने में जो अनुपात है। पूछा जाता है 10 रूप क्या है कि जो देखने में हो, उसको कहेंगे 10 रूप अनुपात। 10 का मतलब ये होता है देखना, तो देखने वाला अनुपात हो गया। दूसरा देखते हैं कैपिटल टी, कैपिटल टी, इसमें देखते हैं स्मॉल टी और कैपिटल टी दोनों है, इसमें स्मॉल टी स्मॉल टी। तो हम देखते हैं कैपिटल टी वाला 1 है और स्मॉल टी कैपिटल टी वाला 2 है और 1 स्मॉल टी वाला है। तो इस तरह से आनुवांशिक तौर पे, जेनेटिक तौर पे जो अनुपात निकल के आया वो 1:2:1, इस अनुपात में पौधे प्राप्त होते हैं। पृथक्करण का नियम हो गया। तो इसका उदाहरण हो गया लंबे और बौने पौधे का क्रॉस कराने पर लंबे और बौने पौधे दूसरी पीढ़ी में इन अलग अलग प्राप्त होते हैं, अलग अलग गुणों वाले प्राप्त हो जाते हैं, अलग लक्षण हो जाते हैं। इसको कहा गया पृथक्करण का नियम। अब देखते हैं मेंडल का एक संकर संकरण कहलाता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। तो पूछा जाता है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, एक संकर संकरण क्या है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक गुण को ध्यान में रखकर इन्होंने क्रॉस कराया था, इसलिए इसको कहा गया एक संकर संकरण। दूसरा एलील शब्द एक आता है, एलील। तो एलील का मतलब होता है कि एक लक्षण के जो विपरीत जोड़े होते हैं उनको कहा जाता है एलील। जैसे यहाँ पे शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना ये लक्षण वाले पौधों में क्रॉस कराया था, तो इसको कहा गया एलील। एलील क्या कहते हैं, एक लक्षण को ध्यान में रखकर जो क्रॉस कराते हैं, जो विपरीत लक्षण वाले जोड़े होते हैं उनको एलील कहा जाता है। जैसे शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना। तो इस तरह से 2 नियम प्राप्त हुए, प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम। दोनों ही नियम बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो आपके लिए बेहतर होगा। आगे आप पूरा डिटेल नहीं लिखेंगे तो इतना आप लिख सकते हैं, आपका आराम से काम चल जाएगा। अब तीसरा नियम देखते हैं, बहुत ही आसानी से आप लोगों को, बहुत सिंपल आपको बताने जा रहे हैं। इतना अच्छा हमको नहीं लगता है कहीं पे आपको मिलेगा। बहुत ही आसानी से आप इसको समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही इजी है। आपसे पूछा जाता है कि आनुवांशिकता का नियम, आनुवांशिकता के नियम क्या है, तो 2 नियम तो आपको बताने में आसानी होती है, लेकिन तीसरा नियम जो होता है उसको कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो ये नियम बताना आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर आपको इतना अच्छा हम ट्रिक बताएंगे जिससे आपको आसानी से याद रहेगा। तो ये जो नियम प्राप्त हुआ है मेंडल का द्विसंकर संकरण प्रयोग पर आधारित था। मेंडल ने क्या किया कि गोल पीले बीज वाले पौधे और गोल हरे बीज वाले मटर के पौधे लिए, गोल पीले और गोल हरे वाले। तो गोल पीले को आप दिखा सकते हैं कैपिटल R राउंड के लिए हो गया, और येलो के लिए कैपिटल Y। तो गोल पीले बीज और झुर्रीदार हरे स्मॉल r और स्मॉल y, इनके बीच में क्रॉस कराया। तो एक पी पीढ़ी हो गई, संकरण कराया, क्रॉस कराया, तो पर परागण कराया। मतलब उसके बाद में जो पहली पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त हुए वो गोल पीले बीज प्राप्त हुए। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं एक संकर संकरण प्रयोग की तरह से ही कैपिटल R यहाँ से भी आ गया, एक स्मॉल r आ गया, कैपिटल Y
स्मॉल y। तो दोनों लक्षण हैं, इसलिए इसको हम कहेंगे संकर, हाइब्रिड कहा जाता है। हाइब्रिड आप लोग जानते हैं कि बहुत से बीज भी आ रहे हैं जिसमें हाइब्रिड बीज हम लोग आजकल बोल रहे हैं ज़्यादा उत्पादन वाले होते हैं। तो हाइब्रिड यहाँ पे प्राप्त हुआ जिसमें दोनों लक्षण थे, यहाँ पे हाइब्रिड इसको कहेंगे। अब इसके बाद में ये F1 पीढ़ी है, इसमें स्वपरागण होने दिया गया। स्वपरागण करने पर मेंडल ने पाया कि अगली पीढ़ी में गोल पीले, गोल हरे, झुर्रीदार पीले, झुर्रीदार हरे चारों तरह के पौधे प्राप्त हुए। अब मेंडल बहुत सोच में पड़ गए कि इसको पृथक्करण का नियम भी नहीं कह सकते, क्योंकि गोल पीले और गोल हरे दोनों लक्षण हमको, गोल पीले और झुर्रीदार हरे दो लक्षण पृथक नहीं हुए हैं, बल्कि क्या हुए कि दोनों अलग अलग संयोग बना लिए। इसके मतलब मेंडल ने एक नए निष्कर्ष पे निकले, उसको एक नया नियम दिया, तो उसको कहा गया स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये नियम क्या है कि अगर दो लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो लक्षणों के नए संयोग बनते हैं। दो लक्षण आपस में जुड़े हुए नहीं होते, तो नए नए संयोग दूसरी पीढ़ी में बनते हैं। तो अगर दो लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो दूसरी पीढ़ी में अलग अलग नए नए संयोग बनते हैं, क्योंकि दो लक्षण आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं, ये नए नए संयोग बनाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि गोल पीला ही नहीं प्राप्त हुआ, गोल हरा भी प्राप्त हो गया, हरे से भी संयोग बना लिया, और इसी तरह झुर्रीदार हरा भी प्राप्त हुआ, झुर्रीदार पीले से भी संयोग बना लिया। मतलब दो लक्षण आपस में जुड़े हुए नहीं होते, बल्कि नए नए संयोग बनाते हैं। इसी को कहा गया स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। लक्षण स्वतंत्र है, नए नए नियम जो है संयोग बना रहे हैं, तो इसी को कहा गया स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। और इसका अनुपात होता है जो दशरूप, वो होता है 9:3:3:1। इसको याद रखिएगा, इससे आपका बहुत भला हो जाएगा, क्योंकि शार्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कंपटीशन में पूछा जाता है कि कैसा कितना अनुपात होता है, तो 9:3:1 का अनुपात होता है। तो आप लोग तीनों नियम बहुत आसानी से समझ गए होंगे। इसको आराम से आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं, अच्छे नंबर पा सकते हैं। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहें।